हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की जो पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक है हमारी। इसमें जो चैप्टर आपका थर्ड है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट वाला, इसके एमसीक्यू क्वेश्चन हम करने वाले हैं। फर्स्ट टर्म के लिए ये है आपके सीबीएसई, ठीक है, 2021-22 सेशन के फर्स्ट टर्म के लिए है। और एमसीक्यू क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सारे आपको कराने वाला हूँ। वीडियो को बहुत ध्यान से आपको देखना है। एक बार सिलेबस देख लीजिए। ये आपकी पहली बुक से 3 चैप्टर आ रहे हैं और दूसरी बुक से 3 चैप्टर आ रहे हैं। पहली बुक के 3 चैप्टर के एमसीक्यू करा दिए हैं, प्लेलिस्ट में है और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बाकी आप देख चुके होंगे। सेकंड बुक का पहला चैप्टर करा दिया, आज हम ये दूसरा चैप्टर करा रहे हैं प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। इसके बाद लास्ट चैप्टर बचेगा और यहाँ से हमारा फर्स्ट टर्म का सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट। और आप केवल एमसीक्यू क्वेश्चन ही ना देखें बल्कि चैप्टर की वीडियो को भी देखें, क्योंकि चैप्टर की वीडियो को देख के समझोगे तभी एमसीक्यू क्वेश्चन और आराम से अच्छे से हो पाएंगे पेपर में, ठीक है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो, क्लास 12th एएसपी न्यू ग्रुप, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने। फर्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में से किस राज्य में लौह अयस्क के विशाल भंडार थे? ऑप्शन है बिहार, उड़ीसा, दिल्ली, उपरोक्त सभी। अगर आपने चैप्टर की वीडियो देखी हो या आपने एनसीईआरटी पढ़ी हो तो आपको ये क्वेश्चन सारे के सारे पता लग जाएंगे। देखिए उड़ीसा है इसका आंसर, उड़ीसा में थे, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। विकास का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? आर्थिक समृद्धि, आर्थिक सामाजिक न्याय, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। देखिए विकास का मतलब आर्थिक समृद्धि तो होता ही है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन आर्थिक सामाजिक न्याय भी होता है, ठीक है। तो यानी ए और बी यहाँ पे दोनों हो जाएंगे, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे क्या है, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि डैश से अमूमन उन लोगों की तरफ संकेत किया जाता है जो गरीब और पिछड़े सामाजिक समूह की तरफदारी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो भाई देखिए ये गरीब और पिछड़े लोगों की जो बातें हैं ये करते हैं वामपंथी, ठीक है। लेकिन जो वामपंथी का जो मतलब आपको एनसीईआरटी के अंदर पढ़ाया जाता है वो केवल एक तरफा है। आप ग्रेजुएशन में जाओगे तब आपको पता लगेगा कि वामपंथ आखिर कौन सी बीमारी है, ठीक है। इसके बारे में आपको ज़्यादा ग्रेजुएशन में पता लगेगा। तो आंसर यहाँ पे बी होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। जो लोग खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के जरिए प्रगति की बात करते हैं वो किस विचारधारा से संबंधित है? तो ये दक्षिणपंथी विचारधारा से संबंधित है, ठीक है। ये क्या कहते हैं कि बाजार होना चाहिए, खुला बाजार होना चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए, दक्षिणपंथी विचारधारा। आज़ादी के वक्त हिंदुस्तान के सामने विकास के कितने मॉडल थे? आप जानते हैं कि 2 मॉडल थे, या तो हमें पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाना था या हमें साम्यवादी व्यवस्था को अपनाना था। ये 2 मॉडल थे, लेकिन हमने इन दोनों ही मॉडल को नहीं अपनाया। कौन से मॉडल को अपनाया तो आगे क्वेश्चन है इस पे, ठीक है, वहां पे बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। योजना आयोग जो था इसका गठन कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए ये आपके लिए आज का पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन। आप मुझे इसका आंसर कमेंट में बताइए। देखिए ये जो योजना आयोग है, प्लानिंग कमीशन, ये क्या है, अब समाप्त हो चुका है, ठीक है। आपको बताया है चैप्टर के अंदर मैंने कि ये समाप्त हो गया। इसकी जगह नया आयोग बनाया गया जो कि है नीति आयोग। तो ये कब बना था आप मुझे इसका आंसर कमेंट में बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 योजना आयोग को कब समाप्त किया गया? तो देखिए ये 2014 में जो गवर्नमेंट आई थी, ठीक है, एनडीए, इन्होंने समाप्त किया 2014 में इसको, और इसके बदले क्या बना दिया, नीति आयोग। योजना आयोग की जगह नया आयोग कौन सा बनाया गया था? तो ये नीति आयोग बनाया गया था, मैंने आपको अभी बता दिया है। यहाँ पे हो जाएगा बी आंसर। और क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। बॉम्बे प्लान का संबंध किस वर्ष से है? बॉम्बे प्लान का संबंध किस वर्ष से है? 9th क्वेश्चन। तो ये 1944 से संबंधित है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आपके लिए पूछा जा सकता है, और ये 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा भी गया है कई बार। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। भारत में पंचवर्षीय योजना का विकल्प कहाँ से लिया गया है? ये जो हमारे यहाँ पे अभी तक 5 ईयर प्लान चलता था, पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी, ये कहाँ से विकल्प लिया गया था? ये ऑप्शन तो देखिए सोवियत संघ से लिया गया था, ठीक है। क्वेश्चन 10th का आंसर क्या हो जाएगा, यूएसएसआर से, यानी कि सोवियत संघ से। और क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। पहली पंचवर्षीय योजना में डैश को ज्यादा महत्व दिया गया था? पहली पंचवर्षीय योजना में तो इसमें ना कृषि को ज्यादा महत्व दिया गया था, ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना में, क्योंकि भारत जो है कृषि प्रधान देश है और कृषि के विकास पे ज्यादा ध्यान दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है कि पहली पंचवर्षीय योजना के मुख्य अर्थशास्त्री कौन थे? क्वेश्चन नंबर 12, तो ये थे के.एन. राज। इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। दूसरी पंचवर्षीय योजना को में डैश को सर्वाधिक महत्व दिया गया था? दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को ज्यादा महत्व दिया गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, क्वेश्चन नंबर 13 का उद्योग हो जाए। क्वेश्चन नंबर 14। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो कब लाई गई थी?
तो देखिए आपको पता होगा पहली पंचवर्षीय योजना 51 के आसपास लाई गई थी। तो 5 साल चली होगी तो जाहिर सी बात है ना तो 50 हो सकता है, ना 51 हो सकता है, ना 52 हो सकता है। ये तो आप बिल्कुल मतलब ऐसे ही दिमाग लगा के बता दोगे कि इसका 1956 होगा। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय सांख्यिकीय संस्थान के संस्थापक है? ऑप्शन के एन राज, पीसी महालनोबिस, अमर्त्य सेन, सुकुमार सेन। क्वेश्चन नंबर 15, तो ये जो पीसी महालनोबिस थे ये हैं इसके संस्थापक। इंपॉर्टेंट है, अर्थशास्त्री थे, विद्वान थे। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत के कौन से राज्य में 100% साक्षरता है? केरल में। ठीक है, ऑप्शन सी केरल में। क्वेश्चन नंबर 17 है इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 17, इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक है जेसी कुमारप्पा। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। 18वां क्वेश्चन है कि भारतीय लोकदल नामक जो पार्टी थी वो किसने बनाई थी? क्वेश्चन नंबर 18, तो ये चौधरी चरण सिंह जो थे किसान नेता, ठीक है, इनके द्वारा बनाई गई थी, इन्होंने बनाई थी। अगला है कि भारत में निम्न में से कौन सी अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपनाया गया? तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमारे सामने दो मॉडल थे, एक पूंजीवाद, दूसरा साम्यवाद समाजवाद। ठीक है। अब ऐसे में क्या था कि हमें कोई एक मॉडल अपनाते तो दिक्कत हो जाती, क्योंकि कुछ लोग थे वो पूंजीवाद के समर्थक थे, कुछ थे वो समाजवाद को बेहतर मानते थे। तो यहाँ पे दिक्कत ये थी, अगर हम पूंजीवाद को अपनाते तो ये नाराज थे, अगर ये अपनाते तो ये नाराज हो जाते। तो ऐसे में दोनों के बीच में बैलेंस बनाना था। तो ऐसे में क्या करा, मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई। जो चीजें पूंजीवाद में बेहतर लगी उसको उठा लिया, जो चीजें समाजवाद में बेहतर लगी उसको उठा लिया, और उसको मिक्स करके एक मिश्रित अर्थव्यवस्था बना दी गई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए एक बार, भारत के द्वारा अपनाया गया मिला जुला मॉडल मिश्रित अर्थव्यवस्था की आलोचना किसने की थी? देखिए आलोचना दक्षिणपंथियों ने भी की थी और इसकी आलोचना वामपंथियों ने भी की थी। तो यानी बी एंड सी इसका दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से कौन सी समस्या भारतीय किसानों के सामने थी? मानसून की असफलता, जमींदारी प्रथा, भूमि सुधार की जरूरत, या उपरोक्त सभी? आप सभी जानते हैं कि ये सारी ही समस्या भारत के सामने थी। मानसून की असफलता, कभी कभी ऐसा हो जाता है। जमींदारी प्रथा तो एक बड़ी समस्या थी ही, भूमि सुधार की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो ऐसे में हम क्या बोलेंगे, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 22 है कि खाद्य संकट 1960 के दशक में सबसे अधिक गंभीर किस राज्य में था? तो ये बिहार में था, बहुत ज्यादा यहाँ पे नुकसान हुआ था। 23वां प्रश्न है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में खाद्यान्न का व्यापार ना हो पाना किस नीति के तहत? आप देखिए भारत में इतने सारे राज्य हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में अनाज ले जाने की पाबंदी थी, रोक लगा रखी थी। तो ये कौन सी नीति थी? इलाका बंदी, या इसको जॉनिंग कहा जाता था। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 24 है कि 1960 के दशक में खाद्यान्न संकट के दौरान भारत सरकार ने किस देश से गेहूं का आयात किया था? ये देखिए अमेरिका से करना पड़ा था, हमें अमेरिका से करना पड़ा था गेहूं का आयात। अगला है कि 1967 में बिहार में मृत्यु दर पिछले साल की तुलना में डैश प्रतिशत बढ़ गई थी। तो 34% जो थी मृत्यु दर वो बढ़ चुकी थी। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? क्वेश्चन नंबर 26, देखिए विश्व में अगर आपसे ये पूछा जाए कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है तो आंसर अलग होगा। आपसे ये पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है तो आंसर अलग होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है आपसे, कह रहे हैं कि भारत में कौन है, तो यहाँ पे हो जाएगा एम एस स्वामीनाथन। ठीक है। और 27वां क्वेश्चन देखिए, जय जवान जय किसान का नारा निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया था? तो लाल बहादुर शास्त्री। इंपॉर्टेंट है। 28वां है हरित क्रांति हरित क्रांति से किस फसल की पैदावार में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई? गेहूं की पैदावार में बढ़ोतरी काफी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 29 है कि हरित क्रांति से किस राज्य के किसानों को अधिक लाभ हुआ था? 29 देखिए एक बार, इसमें पंजाब को फायदा हुआ था, हरियाणा को भी हुआ था और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को भी हुआ था, यानी तीनों को हुआ था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 30 है वर्गीज कुरियन किस नाम से जाने जाते हैं? ये मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, बहुत ज्यादा फेमस है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा याद रखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे? जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं उससे संबंधित होती है ये। ठीक है, श्वेत क्रांति 31 का, तो आंसर हो जाएगा 31 का बी। नेक्स्ट है कि 1950 से 1980 के बीच भारत की अर्थव्यवस्था सालाना डैश प्रतिशत की धीमी रफ्तार से आगे बढ़ी। तो ऑप्शन देखिए 2 से 3%, 3 से 4%, 3 से 3.5%, या 5 से 7%। तो इसका आंसर है 3 से 3.5%, यानी कि सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए ये बिल्कुल याद रखना है, योजना आयोग के अध्यक्ष जो होते थे वो प्रधानमंत्री होते थे और नीति आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। नीति आयोग कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या है? 1 जनवरी 2015।
और इसकी घोषणा 2014 में ही कर दी गई थी कि भाई हम इसको समाप्त करेंगे। ठीक है, समाप्त करने की घोषणा पहले ही हो चुकी थी कि इसको हम मतलब योजना आयोग को समाप्त कर देंगे, उसके बदले एक नया आयोग लाएंगे, और 1 जनवरी 2015 से इसे बना दिया गया था, लागू कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? पहले उपाध्यक्ष, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती कर देंगे। देखिए यहाँ पे गलती करने के चांस क्या है, मैंने अभी आपको क्या बताया कि नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। मैंने यहाँ पे ऑप्शन में नाम डाल दिया नरेंद्र मोदी, यानी प्रधानमंत्री। बहुत सारे बच्चे जल्दी जल्दी में पढ़ते हैं और वो क्या करते हैं, अध्यक्ष पढ़ लेते हैं, ये उपाध्यक्ष है लेकिन अध्यक्ष पढ़ लेते हैं और इस पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे आंसर गलत हो जाएगा। इसके बाद देखिए वर्तमान में जो है वो राजीव कुमार हैं, तो कई सारे बच्चे हो सकता है ये सोचे कि वर्तमान का पूछा वो राजीव कुमार पे क्लिक कर देंगे, तो भी आंसर गलत हो जाएगा। आपसे पूछा पहले उपाध्यक्ष, यानी जब नीति आयोग बना था उस समय जो पहले नए नए जो उपाध्यक्ष बने थे सबसे पहले, वो कौन है? तो वो अरविंद पनगड़िया थे, यानी सी आंसर होगा। तो कंफ्यूज कैसे करते हैं, आपको ऑप्शन देके ये मैंने आपको बता दिया है। 36वां क्वेश्चन है कि नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष, तो वर्तमान पूछे तो राजीव, ठीक है, डॉक्टर राजीव कुमार, और पहले पूछे तो अरविंद पनगड़िया। ठीक है, ये ध्यान रखना बस। 37वां क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन क्या, मैंने आपको इसमें सीधा आंसर ही दे दिया कि नीति आयोग की आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है कि बताइए नीति आयोग का, नीति आयोग में जो नीति होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नीति आयोग का क्या होगा? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, हिंदी में इसको बोलेंगे। तो ये आपको याद रखना है बस। 38वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? ये नया टॉपिक ऐड हुआ है, नीति आयोग भी नया टॉपिक ऐड हुआ है चैप्टर में। तो इसकी स्थापना हुई थी 38वें क्वेश्चन की 1952 में। ठीक है, 38 का क्या हो जाएगा? 1952 में। एनडीसी बोला जाता है इसको, और राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो ये 1952 में बना था। तो यहाँ से हमारे हो जाते हैं सारे क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आए होंगे, और ये क्वेश्चन आप याद रख लेना। आप मुझे फॉलो कर लें, एकलव्य स्टडी पॉइंट यूजर नेम है मेरा इंस्टाग्राम पे, और वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और माफ़ी चाहता हूँ मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत सारे मैसेज हैं वहाँ पे, पर समय निकाल के आपको रिप्लाई का प्रयास जरूर करूँगा। आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लें, एकलव्य ऑफिशियल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसमें एक ऑप्शन है डेली क्विज, उसमें जाइए और उसमें आपको खूब सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। हर चैप्टर के चैप्टर वाइज क्वेश्चन होंगे, आप वहाँ पे क्विज के टेस्ट दे सकते हैं, और बिल्कुल फ्री है ये। ठीक है, कोई आपके इसमें चार्ज नहीं लगता। आपको 10 क्वेश्चन दिए होते हैं, तो आप उस क्वेश्चन को दीजिए आंसर को, और आपके जैसे मान लो 5 को सही है, 6 सही है, 7 सही है या 10 सही है, तो आपको 7 के साथ आपका स्कोर पता लग जाएगा। और आने वाले कुछ समय में जब हम थोड़े फ्री हो जाएंगे तो वहाँ पे इंग्लिश में भी क्वेश्चन डाल देंगे, और भी क्वेश्चन की संख्या बढ़ा देंगे। ठीक है, फिलहाल आप जो पुराने टेस्ट हैं उसको सभी टेस्टों को दिए। और आप नोट्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पे विजिट करिए, eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है। गूगल पे जाके आपको सर्च करना है, जैसे ही आप सर्च करोगे इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। आपके सामने ये वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पे 3 लाइनों पे क्लिक कर दोगे, तो इस पर क्लिक करते ही आपके सामने कैटेगरी आ जाएगी। आप मान लो क्लास 12th में हो तो इस पर क्लिक कर दो, आपके सारे सामने सब्जेक्ट खुल जाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट में जिसके भी नोट्स पढ़ना चाहते हो उस पर जा सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।